जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सितंबर 11 पे मैं एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि एसटीएबी और टेक्नीशियन ए के लिए कैसे स्ट्रेटेजी तैयार करें जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए डीआरडीओ में। तो आज मैं इसी पे आप पे एक डिटेल वीडियो लाया हूं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा एक जो है हम रिवीजन मार लेते हैं कि इससे पहले आपको जैसे पता ही होगा कि यहाँ पे जो पेपर होने वाला है वो आपका सीबीटी मोड पे होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होने वाला है, यानी कि आपके जो क्वेश्चंस पेपर होंगे वो हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। और बट ऑब्वियस है ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी पता होगा, जस्ट हम एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ताकि आपका जो एडवर्टीजमेंट है काफी दिन हो गए लास्ट डेट निकले हुए, तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पता लग जाए, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हर एक करेक्ट आंसर का इसमें जो आपका जो मार्क्स दिया जाएगा वो +1 होगा। और एक रॉन्ग क्वेश्चन करने पर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 यानी कि 0.25 आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उसके लिए जो मिनिमम कट ऑफ जो रखा गया है वो 40% रखा गया है। और वहीं पे जो SC ST और पीडब्ल्यू के लिए है वो है 35%। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि 40% का मतलब ये नहीं है कि आपका 40% में ही आपका जो है वो Tier 2 के लिए आपको बुला लिया जाएगा। रीजन बीइंग मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से कि आपकी 100 वैकेंसी है किसी फील्ड में, राइट। अब 100 फील्ड में वैकेंसी है और उसमें से बंदे बुला रहे हैं वो लोग 150 बंदे बुला रहे हैं। अब 150 बंदे बुला रहे हैं, तो उसमें जो है 100 वैकेंसी में 150 बुला रहे हैं, तो आपके जो है वैकेंसी तो 100 है। तो आपके जो 150 में जो टॉप 150 के बंदे का अगर स्कोर मान लो 50 है, जनरल कैटेगरी में 60 है, 70 है, तो वो टॉपर्स को बुलाएंगे, ना कि 40% को बुलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये रूल 35% वाले में भी अप्लाई होता है। जितने बंदे बुलाएंगे उसमें जो टॉप रैंकर्स होंगे उसी को बुलाएंगे वो। ठीक है ना। तो आप ये बिल्कुल ध्यान में ना रखें कि हाँ भाई मतलब आपका जो है 40% का कट ऑफ हो गया तो इसका मतलब आपका 100% आपको Tier 2 के लिए बुलाएंगे। तो ये चीज आप कंफ्यूजन ना रखें। अब हम डिस्कस करते हैं पहले एसटीएबी का, कि एसटीएबी का जो है स्ट्रेटेजी आपका क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर 1 बाय 1 हम आगे चलेंगे। अब बात कर लूं एसटीएबी का, तो आपको पता ही है कि एसटीएबी में जो है आपका जो स्क्रीनिंग होगा Tier 1 जो है वो कम्प्लीटली आपका स्क्रीनिंग बेस पे है। इट मीन्स इसका जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होना है। और इसमें जो बुलाएंगे 1:10 के रेशियो में बुलाएंगे। 1:10 के रेशियो में क्या बुलाएंगे कि अगर मान लेते हैं आपकी वैकेंसी जो है आपके एसटीएबी में या पर्टिकुलर ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस में या मैकेनिकल में या सिविल इंजीनियर जो डिप्लोमा करके जो भी आपका कैडर है उसमें रेस्पेक्टिव वैकेंसी देखना है। अब मैं मान लेता हूं कि आपकी कंप्यूटर साइंस में टोटल वैकेंसी जो है वो मान लेते हैं कि आपके 100 वैकेंसी है। ठीक है, तो 100 में से आपके 1000 बंदों को जो है वो Tier 2 के लिए बुलाएंगे। ठीक है ना। अब Tier 2 के लिए बुलाएंगे तो ये मत सोचना है कि हाँ भाई जितने बंदे को बुला लेंगे तो कट ऑफ भी इसी के हिसाब से आपका डिस्कस होगा। जैसे मैंने वहां पे लास्ट पिछले स्लाइड्स में मैंने कहा था कि 40% अगर जनरल का मिनिमम कट ऑफ है और आप देख रहे हो कि भाई 60 वाले बच्चे ही उसको 100 मिल जा रहे हैं, तो वो 60 वाले स्कोर के बच्चों को बुलाएंगे वहां पे Tier 2 के लिए, ना कि 40% वालों को। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अब इसमें जो हम एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू ये भी ले लेते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, आपको पता ही है कि जो टोटल जो है 50 मार्क्स के होने वाले हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो भी 50 आएगा। और ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का होगा आपका, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश जो है 30 और जनरल साइंस 40 मार्क्स, क्वांट या मैथ्स 40 और रीजनिंग जो है वो 40 का होगा। ठीक है ना। तो जस्ट एक रिवीजन मार रहे हैं सो डेट कि आपको आगे चल के चीजें मैं बिल्कुल और तरीके से समझा सकूं। और इसी तरीके से जो आपका Tier 2 का जो पेपर होगा ये जो है आपका 120 मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे, 120 मार्क्स होगा और ये भी 2 घंटे का ही होगा। बट यहाँ पे जो आपका Tier 2 में एक पोर्शन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का भी कहते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट का कहते हैं इसलिए कि पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या है कि आपका ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट में जो बेसिकली आपका क्या होता है, आपका कॉम्प्रिहेंशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखा जाता है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। बट ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि इसका जो ये होगा ये सिलेक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे इसको। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको जो है बेसिकली हम सिलेक्शन में नहीं मानने वाले इसको,
इसका जो होगा बस एक क्वालिफाइंग इन नेचर है ये। ओके, तो इसी तरीके से फिर जब हम चलते हैं, यानी एसटीएबी का जो फाइनल जो चीजें होने वाला है, वर्डिक्ट होगा, वो टीयर वन का स्कोर जो है वो सिर्फ आपका टीयर वन का जो स्कोर होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पज से है, यानी इसका जो मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और टीयर सेकंड का जो पार्ट वन यानी कि जो मैंने बताया पर्सनैलिटी टेस्ट, जो पर्सनैलिटी टेस्ट है इसका, ठीक है ना, वो इग्नोर होगा, यानी क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट मेरिट के लिए आपका कंसिडर नहीं करेंगे। इसका जो मतलब 100% जो आपका जो मेरिट बनेगा वो टीयर टू में से बनेगा। 100% मेरिट जो है वो टीयर टू से बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं। अब टेक्नीशियन ए में थोड़ा सा चेंजेस है। जिस तरीके से मैंने बताया था टीयर वन, इसमें भी स्क्रीनिंग के लिए है, और इसमें जो है एसटीएबी में 1:10 का था, बट इसमें 1:15 का रेशो है। 100 बंदों पे 150 बंदे बुलाएंगे, और इसमें भी आपका जो है टॉपर्स जो होंगे, टॉप 150 जो बंदे होंगे, टॉप 150 बंदे जो होंगे, उसी को जो है वो टीयर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। इसमें दोस्तों टीयर सेकंड के बाद एक इसमें जो एडिशनल चीजें डाल दी गई वो ट्रेड टेस्ट का है। इसका मतलब जो भी बुक बाइंडर है या फिटर है या फिर रेस्पेक्टिव ट्रेड का है, उसका एक ट्रेड टेस्ट होगा अपार्ट फ्रॉम योर टीयर सेकंड। इसमें भी पर्सनैलिटी टेस्ट होगा दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ एक एडिशनल जो बढ़ गया वो ट्रेड टेस्ट बढ़ गया है। और इसमें टीयर सेकंड से टीयर ट्रेड टेस्ट में जाने के लिए 1:8 का रेशो होगा। ठीक है ना, और इसका जो फाइनल मेरिट बनेगा, जो फाइनल मेरिट बनेगा दोस्तों, वो आपका टीयर सेकंड और प्लस ट्रेड टेस्ट, ये दोनों को ऐड करने के बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा। इसमें आपका टीयर वन का स्कोर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ओके, इसमें जो है 90 डेज का स्ट्रेटेजी मैंने प्लान किया है। 90 डेज में आपका क्या होने वाला है कि आपका 90 डेज में अभी जो टेंटेटिवली आपका जनवरी से अगर हम काउंट करें तो लगभग आपका अप्रैल एंड में या मई फर्स्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। तो उस हिसाब से मैंने इसमें स्ट्रेटेजी तैयार किया है आप लोगों के लिए। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो एसटीएबी और टेक्नीशियन ए जो है आप डेफिनेटली क्रैक करेंगे। तो लेट्स मूव। इसमें जो मैंने आप लोगों के लिए एक चीज तैयार किया है वो ये है कि अगर आप इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं कि आप अगर डेली के 4 घंटे स्पेंड करते हैं, पर अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, जैसे कि आप वर्किंग हैं और डेली के जो है 4 घंटे आप इसमें कंज्यूम करते हैं, जस्ट जस्ट अ सेकेंड। हाँ दोस्तों, तो अगर आप डेली के जो हैं 4 घंटे दे रहे हैं, जिसमें अगर आप जैसे ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आपका 2 घंटे सुबह और 2 घंटे आपको शाम में देना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप नॉन वर्किंग है तो आपको क्वालिटी 4 आवर्स देने पड़ेंगे, 4 आवर्स देने पड़ेंगे क्वालिटी। इट मीन्स अगर आप लेट से कि कोई भी जॉब नहीं कर रहे, 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे, इधर उधर जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप 4 आवर्स जो है वो एक डिटेल्ड और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब सब्जेक्ट एलोकेशन की मैं बात करूं तो इसमें आपको मैथ और रीजनिंग जो है, इसमें आपको 2 घंटे डेली देने पड़ेंगे। ये अलग अलग नहीं, मैथ और रीजनिंग अलग अलग नहीं, बल्कि मैथ और रीजनिंग को मिला के 2 घंटे रोज भी दोगे तो मोर देन इनफ है। और बाकी जनरल इंग्लिश, इंग्लिश और जनरल साइंस जो है 2 आवर्स ईच देना। इसमें आपका जो भी फोकस एरिया होगा दोस्तों उस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। ऑलराइट, तो लेट्स मूव। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में आपका क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, जो कोर एरियाज है, वो नंबर सिस्टम है, टाइम एंड वर्क है, इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन भी है, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका पाई चार्ट वगैरह और हिस्टोग्राम वगैरह वो डेटा वगैरह दे देते हैं। इसके साथ इसमें ना एक चैप्टर और है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो जो संभावनाएं से आती है ना, जैसे आपने कार्ड कितना फेंका है, लाल कार्ड निकलने की संभावना क्या है और बादशाह निकलने की संभावना क्या है, उस तरह के ये क्वेश्चन इसमें आते हैं। और इसमें जो मैं बात करता हूँ कि जो प्रायोरिटी टॉपिक है, बेसिकली प्रायोरिटी टॉपिक में आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड एवरेज, ये मेन है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब जब मैं बात करूं कि इसमें आपको जो सोर्सेस क्या हैं आपको पढ़ने के लिए, जो सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस में आपके RS अग्रवाल पर ले लीजिए या अरिहंत की प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। और आप जो है मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक का। मेरे हिसाब से जो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है उसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी, इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट और बाकी सारे टेस्ट जो है वो भी कवर हो जाएंगे दोस्तों। राइट, तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स का, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छा खासा अमाउंट है। अगर आप एक ऐसा एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे 100% स्कोर कर सकते हो।
ठीक है ना, अगर आपने मेहनत किया। बट इसमें आपको टाइम को लेके ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम है दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें जो आपका अलग अलग सीबीटी मोड में जो आपके पेपर होने वाले हैं, इसमें हर एक सेक्शन का अलग अलग सेक्शन का क्या है कि टाइम बाउंड आपका दे रखा है इसमें। इसका मतलब जैसे मैथ्स के लिए अगर लेट्स से कि 30 मिनट्स अलॉटेड है, तो 30 मिनट से पहले भी अगर आपने कर लिया तो आप स्विच ओवर नहीं कर सकते नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो इस तरीके का वो जो है इंटरफेस होने वाला है सीबीटी मोड में। ऑलराइट, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज रीजनिंग। अब रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में आपका जो है इसी में 40 क्वेश्चंस हैं। अब इसमें जो बेसिकली क्या क्या होने वाला है, सीरीज होने वाला है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग और सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स हैं, रैंकिंग, वेन डायग्राम, यानी ओवरऑल जितने भी इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है वो सारे कवर होने वाले हैं। राइट, अब इसके हिसाब से जो अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो आप इसमें जो है बेसिकली अरिहंत का जो है नॉन रीजनिंग, अरिहंत का लॉजिकल वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बुक्स आती है, वो आप वो ले सकते हो, जिसमें आपको डिटेल चीजें बता दिया जाएगा, जिसमें आपका कैलेंडर वगैरह वो सारी चीजें इसमें आने वाली है। राइट, तो एक तो आपका रीजनिंग का पोर्शन जो है उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। अब बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज का। बहुत लोगों के लिए इंग्लिश जो है एक टफ सेक्शन लगता है, अगर खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए, बट ऐसा है नहीं। अगर आप देखेंगे इसको, एक आप कॉन्क्रीट और एक प्री प्लान स्टडी करेंगे तो आप इसमें 30 क्वेश्चंस में से जो है आप एटलीस्ट 27 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि फोकस एरिया क्या है। लेट्स से कि इसमें आप सिनोनिम्स और एंटोनिम पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है दोस्तों, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने 10 तक जो पढ़ा होगा उसी के बेस पे आने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। राइट, और इसी तरीके से आपके टेंसेस हैं, आर्टिकल हैं। अब आर्टिकल में जैसे ए, एन, द, प्रीपोजिशंस, वो सारी चीजें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर हो जाते हैं। ठीक है ना, और इसी तरीके से जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आने वाला है, क्रॉस टेस्ट आने वाले, क्रॉस टेस्ट में आपको पता ही है कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें कुछ गैप्स हो जाएंगे, उसको आपको ऑप्शन में से वो गैप फिल करने पड़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब मैं अगर इसकी सजेशन की बात करूं कि इसमें कौन सी बुक बढ़िया है, तो दोस्तों देखिए, डीआरडीओ के लिए स्पेसिफिक कोई बुक तो ऐसा है नहीं कि जो आप तैयारी करो, बट मेरे स्टडी के हिसाब से आप जो एसएससी की तैयारी करवाते हैं, एक बुक है, वो बुक है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की। ठीक है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की जो बुक है दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव है, और अगर आपने इतना कर लिया, इसकी बुक को कर लिया, तो मुझे लगता है जो आपका सेप्टम का एग्जाम है वो इजीली क्रैक हो जाएगा इंग्लिश सेक्शन के लिए, खासकर इस नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की बुक के हिसाब से। ठीक है, बाकी इसमें भी आप जो है टेक्स्ट बुक के मॉक्स वगैरह लगा सकते हो, जिसका एनालिसिस करने के बाद आपको डिटेल एक चीज बता दिया जाता है उसमें दोस्तों। तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें जनरल साइंस की, तो दोस्तों जनरल साइंस के लिए आपको पता ही है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आने वाले हैं। और एक चीज बहुत जो इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि जनरल सेक्शन जो जनरल साइंस है दोस्तों, ये सिर्फ अलग से 40 क्वेश्चंस की है, तो इसलिए जो है अक्सर लोग क्या करते हैं कि लूसेंट की जो जनरल स्टडी की बुक होती है उसी में से साइंस को पढ़ते हैं। तो वो तो पढ़ना ही है आपको, दैट इज ओके, बट इसके लिए एक जनरल लूसेंट की जनरल साइंस की बुक भी आती है दोस्तों। जनरल साइंस की अलग से साइंस की बुक आती है लूसेंट की। मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आप उसको भी लें। क्यों? क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस से आने वाले हैं, तो आपने अगर लूसेंट का जनरल साइंस आपने अगर कवर कर लिया तो उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, सारे क्वेश्चंस उसी में से आने हैं। तो अगर आपने लूसेंट कर लिया तो 40 में से जो है एटलीस्ट आपको 35 प्लस मार्क्स उसी में से देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो मैं बात करता हूं कि बेसिकली आपका जो 90 डे का जो प्लान है, 90 डे प्रिपरेशन टाइमलाइन, आपने एक डेडलाइन फिक्स करना है। ठीक है ना दोस्तों, देखो आपको एक डेडलाइन फिक्स करना है, क्योंकि अगर आपको आगे चलना है तो डेडलाइन तो फिक्स करना है। अगर टाइम बाउंड प्रिपरेशन नहीं किया तो आपके लिए बहुत आगे दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये स्ट्रेटेजी बताया है कि आपको जो फेज 1 और फेज 2 में बेसिकली आपको तैयारी करना है। फेज 1 और फेज 2 में इन द सेंस कि आपका फेज 1 में क्या होने वाला है कि आपको सारे टॉपिक्स और स्टडी प्रैक्टिस करना है, जो भी टॉपिक ले लो और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करो। और बाकी के फेज 2 में जो है, जो 70 से 90 दिन का है, 20-21 दिन का जो टाइम होगा, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन रिवीजन ही करना है। और खासकर जो लास्ट, अगर मैं बात करूं कि लास्ट 21 डे का,
तो लास्ट 21 डे में दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, उसको एनालाइज करना है अपने परफॉर्मेंस को, ठीक है, और फोकस एरिया पे आपको क्या करना है, वर्क करना है कि जहाँ पे आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो लास्ट का 21 डेज, और वैसे भी जो होता है आपका जो 21 डेज में आपको मॉक के लिए इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक बायोलॉजिकल जो है वो इफेक्ट आता है दोस्तों। बायोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कि आप अगर डेली एक पर्टिकुलर टाइम में जो है मॉक्स लगा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपका क्या है कि आपकी हैबिट हो जाएगी, जब आपका एग्जाम होगा, जो आपका रियल एग्जाम होगा, तो उसमें क्या होगा कि आप नर्वस नहीं होंगे दोस्तों। तो इसलिए जो है मैं भी यही करता था, बल्कि मैं भी और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या करता था कि जिस दिन मेरा डेट हो गया कि लेट्स से अगर मेरा 10 से 12 के बीच में वो पेपर का टाइम आ रहा है, तो इसी टाइम पे मैं स्लॉट में बैठता था और लास्ट के 21 डेज मैं इसी मोड पे तैयारी करता था और उसी को प्रैक्टिस करता था मैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा दोस्तों कि लास्ट के 21 डेज में जो है ये बहुत ही क्रूशियल है, और यही आपका जो है, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया और लास्ट के 21 डेज में आपने सिर्फ मॉक्स मॉक्स भी ले लिए ना, तो पूरा का पूरा पिक्चर बदल जाता है दोस्तों। तो इसलिए जो है मेरी आप लोगों से यही मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग जो है एक कॉन्क्रीट और टाइम बाउंड प्रिपरेशन करें। टाइम बाउंड प्रिपरेशन जो करेगा वही जो है वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि डीआरडीओ का जो एग्जाम है वो बहुत ही कम्पिटेटिव है। हर किसी का एक सपना रहता है कि भाई डीआरडीओ से जुड़े, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय में आता है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें क्या है कि मैं जो टीयर 2 का जो सिलेबस है, टीयर 2 का जो सिलेबस है वो डाल दूंगा, और उसमें जो है सारी डिटेल्स हो जाएगी। अगर आपको अलग से अगर टीयर 2 का सिलेबस की तैयारी करना है तो मुझे इस कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी दे दें, मैं उसको इमीडिएटली दे दूंगा। अदरवाइज मैं 1-2 दिन में जो है वो डेफिनेटली टीयर 2 के जितने भी सिलेबस हैं, जिस भी ब्रांच के, चाहे वो टेक्नीशियन का बुक बाइंडर हो, फिटर हो, या एसटीबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, जितने भी डिप्लोमा से रिलेटेड आपके जो भी उससे हैं, वो सारी चीजें मैं सिलेबस इसमें डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को बनाने में आपने देखा ही होगा बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट एक मोटिवेशन भी मिलता रहे और आप लोगों के लिए मैं इसी तरीके की वीडियोस लाता रहूँ फ्यूचर में।